मैं मंजुला राय, राम गुलाम राय यूट्यूब चैनल पर आज ऑनलाइन क्लासेस पर मैं वर्षा और वर्षा के प्रकार के बारे में आपको बताऊंगी। वर्षा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण को हम वर्षा कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा जल है वो वर्षा के कारण ही पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल है। मतलब पृथ्वी का जल मैक्सिमम किसके कारण होता है? वर्षा के कारण। मैंने आपको जब आर्द्रता के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको जल चक्र बना के बताया था कि इस माध्यम से हमारी वर्षा होती है, फिर वर्षा पुनः धरती पर आती है, फिर ये जो जल चक्र होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक बार पुनः मैं उस जल चक्र का चर्चा कर लूँ कि वर्षा का जल तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण को हम वर्षा तो कहते हैं, लेकिन वो फिर पृथ्वी पर आता कहाँ से? वर्षण होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा जो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से जब हमारा धरातल गर्म होता है तो धरातल पर जितने भी जल के स्रोत हैं या आर्द्र भरे जो भूमि है वहाँ से फिर वो वायु के रूप में वो जलवाष्प वायु वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जलवायु में चला जाता है जलवाष्प, और फिर वायु के साथ वह ऊपर जाता है और ऊपर वो बादल के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है। जब बादल के रूप में इकट्ठा होता है तो जब वो भारी हो जाता है बादल तो संघनन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है? वो जल जो बादल के कण होते हैं वो हमारे जल के रूप में या हिम के रूप में पृथ्वी पर पुनः गिरते हैं, और जो जल के रूप में गिरते हैं उसी को हम संघनन की प्रक्रिया से जो जल के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं उसको हम वर्षा कहते हैं, और जो हिम के कणों के रूप में गिरते हैं उसको हम हिमपात करते हैं। यानी कि धरती से ऊपर हुआ जल आकाश में गया, आकाश से पुनः धरती पाए, उसी को हम जल चक्र करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि पृथ्वी पर जल के वाष्प का जो वर्षण होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की वर्षा होती है। कौन कौन सी वर्षा? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो अब आते हैं इस डायग्राम के रूप में आपको हम समझाते हैं तीनों वर्षा हमारी कैसे कैसे होती है। सबसे पहले संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में क्या होता है? धरातल का जब हमारा गर्म होता है सूर्य की किरणों से तब नीचे की जो वायु है वो ऊपर की ओर उठती है, और जो आर्द्रता भरी जो वायु है वो सब हमारे जलवाष्प के रूप में ऊपर जाते हैं और बादल के रूप में इकट्ठा हो जाती है, और बादल जब भारी होते हैं तो वही भीषण वर्षा होती है। तो इस प्रकार की वर्षा जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है यानी जो इक्वेटर के पास है हमारे जो क्षेत्र आते हैं वहाँ पर सूर्य ताप ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, अतः वहाँ पर ये संवहनी वर्षा अत्यधिक होती है। वहाँ प्रतिदिन दोपहर बाद इसी तरह घमासान खूब ज्यादा वर्षा वहां पर होती है। उसके बाद आते हैं हम पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? जो पर्वत के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो पर्वत वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। लेकिन इस वर्षा वो पर्वतीय वर्षा किस तरह होती है उसके बारे में बताते हैं कि जब धरातल से जब आर्द्र भरी जो वायु है, नमी युक्त जो वायु अपने मार्ग से चल रही होती है तो रास्ते में अगर कहीं ऊंची भूमि या पर्वत आ जाते हैं तो उसी के सहारे वो वायु क्या होती है? ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठ के तो पहाड़ों के ऊपर का तापमान कैसा है? तापमान वहाँ कम है तो वहाँ ठंडा मौसम है तो ऊपर उठ के वो फैल जाती है। फैल के जब ठंडा होती है फिर संघनन प्रक्रिया द्वारा वह खूब पहाड़ों पर वो वर्षा होती है। तो पहाड़ों पर वर्षा कैसे हुई? जब वो वायु अपने मार्ग से आर्द्रता भरी वायु चल रही होती है, पहाड़ों के सहारे से वह ऊपर उठती है, ऊपर का तापमान कम होने की वजह से वह संघनन प्रक्रिया द्वारा फिर पर्वतों पर वर्षा होती है। भारत में सबसे ज्यादा या विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? हमारे भारत में मासिनराम में, मेघालय के पास है, जो वो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर। उससे पहले चेरापूंजी में होती थी। इस तरह जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वहां पर वर्षा, उत्तराखंड में है या पूर्व जो हमारे प्रदेश है वहां पर यही वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है बेटा, अब पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा क्लियर हो गया। अब आते हैं चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं? चक्रवाती वर्षा जो होती है वो समुद्र क्षेत्र से उत्पन्न होकर स्थलमार्ग पर समाप्त होती है। तो समुद्र क्षेत्र पर उत्पन्न कैसे होती है? वो सब जगह नहीं होती है, उसके लिए कुछ
कुछ कारण होते हैं, जैसे इसमें समुद्र का तापमान कम से कम 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, उससे कम में ये चक्रवाती वर्षा नहीं होगी। तो यहाँ 27 डिग्री से ज़्यादा तापमान होना चाहिए, कोरियोलिस बल यहाँ पर लगता है, और उसके साथ साथ निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब का प्रभाव होता है, तब जाके हमारी चक्रवाती वर्षा वहाँ उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, केंद्र का यहाँ से जो हवा घूमती है उसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर की तरफ हमारा उच्च वायुदाब होता है। जब हवा, हमेशा पता है उच्च वायुदाब से हवा किस तरफ जाती है, निम्न वायुदाब की तरफ। तो बाहर से हवा जब अंदर की तरफ यानी केंद्र की तरफ जाएगी, निम्न वायुदाब की तरफ जाएगी, तो लेकिन वो पहुंच नहीं पाती है केंद्र में, तो वो मध्य में ही क्या होती है, वो पानी वाष्प जो होते हैं, बादल हमारे घूमते रहते हैं और घूमते घूमते धीरे धीरे ये स्थल की तरफ आने लगते हैं। जब स्थल की तरफ आते हैं तो केंद्र का जो तापमान है वो कम होने मतलब निम्न वायुदाब समाप्त होने लगता है और वर्षा जाके स्थल मार्ग पर थोड़ी वर्षा होके ये समाप्त हो जाता है। तो ये हमारी चक्रवर्ती वर्षा, वो कहाँ होती है, केवल विशेष स्थानों पे ही हमारी चक्रवर्ती वर्षा होती है, जहाँ पर तीनों कारण मिलने चाहिए। 27 डिग्री से अधिक तापमान होना चाहिए, कोरियोलिस बल लगना चाहिए, उच्च दाब और निम्न दाब का प्रभाव जल पर होना चाहिए। ये जल से उत्पन्न होती है और स्थल पर खत्म होती है। तो ये हमारे 3 प्रकार की वर्षा क्लियर हुई। संवहनी वर्षा सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होती है, भूमध्य प्रदेशीय प्रदेशों में होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होती है, और पर्वतीय वर्षा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। जो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम में होती है, जो भारत में है। फिर हमारी चक्रवर्ती वर्षा समुद्रीय चक्रवात की वजह से, समुद्र में जो चक्रवाती आता है वहां पर होता है, ये समुद्र से उत्पन्न होती है और स्थल पर समाप्त होती है। तो ये क्लियर हुआ वर्षा किसे कहते हैं, पृथ्वी पर गिरने वाले जल के वाष्पन को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की है, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा। अब हम आपको बताएंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात। आप इसका एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। तो चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब होता है। इसका क्षेत्रफल 80 किलोमीटर से यह 300 किलोमीटर तक का इसका क्षेत्रफल हो सकता है। इसके अंदर जब चक्रवात जब आता है तब बाहर से वायु अंदर की तरफ यानी मध्य में केंद्र की तरफ चक्रवात में वायु जाती है और बाहर का जो वायुदाब है वो है कम। उसी तरह और निम्न प्रति चक्रवात में क्या होता है, इसके जस्ट उल्टा होता है, विपरीत होता है कि उसके मध्य में उच्च वायुदाब होता है और उसके बाहर की तरफ हमारा निम्न वायुदाब होता है। इसमें क्या होता है, अंदर से वायु बाहर की तरफ जाती है। चक्रवात किस चीज का सूचक होता है, चक्रवात जब आता है तो खूब आंधी तूफान आता है, ये थोड़ा इसकी हवाओं की गति बहुत तेज होती है। इसके विपरीत प्रति चक्रवात बिल्कुल इसकी हवा की गति बहुत धीमी होती है। ये जो प्रति चक्रवात है वो चक्रवात की समाप्ति का सूचक होता है। इसके साथ साथ बेटा चक्रवात में जो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आता है और दक्षिणी गोलार्ध में आता है, दोनों की दिशाएं बदल जाती हैं। जब चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में आता है तो वो सुई के विपरीत, जो हमारी सुई चलती है उसके मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जब उत्तरी गोलार्ध में आता है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज ये हवा चलती है चक्रवात में। लेकिन प्रति चक्रवात में इसका उल्टा है, प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलेगा यानी कि सुई की दिशा में चलेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा यानी सुई की विपरीत दिशा में चलेगा। तो ये चक्रवात और प्रति चक्रवात आप समझ गए क्या होता है। चक्रवात में क्या होता है, आंधी तूफान आता है, इसमें मध्य में निम्न वायुदाब होता है और बाहर हमारा क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। और प्रति चक्रवात में क्या होता है, हवा शांत हो जाती है, वातावरण शांत हो जाता है, उसका सूचक है। जिसके मध्य में क्या होता है, उच्च वायुदाब और बाहर की तरफ निम्न वायुदाब होता है।
अब ये चक्रवात जो आते हैं बेटा, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश और शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होते हैं, जो अक्षांशीय रेखा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक का जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो उष्णकटिबंधीय, बहुत उष्मा वहाँ होती है, इसलिए उसको उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। वहाँ पर ये चक्रवात आता है और बहुत तूफान, बहुत तेज हवाओं में आता है। अब ये विश्व स्तर पर कुछ थोड़ा सा मैप दिखाएंगे, इसमें 2-3 हम चक्रवातों का वर्णन करेंगे। जैसे भारत में चक्रवात कौन सा आता है, भारत में चक्रवात को हम चक्रवात कहते हैं, जिसको साइक्लोन कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में जब ये आता है, तो बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जो अरब सागर से हमारा चक्रवात उठता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय प्रदेश, यानी कि हमारे भारत का 8% भाग तूफानों और चक्रवातों के प्रभाव में आ जाता है। फिर दूसरा हमारा आता है, आप देखेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर कैरिबियन सागर है, यहाँ पर कैरिबियन सागर से ये हवा उठती है और अमेरिका की तरफ जाती है, यूएसए की तरफ, तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा तूफान मचाती है, आंधी तूफान लेके जाती है, तो इसको कहते हैं हरिकेन चक्रवात। और फिर एक है मैक्सिको की खाड़ी से भी ये अमेरिका यूएसए में जाती है, जो अमेरिका की खाड़ी से उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं टाइफून, टोरेंडो जो चक्रवात है। और एक यहाँ पर है जो दक्षिणी चीन सागर से है, तो ये जापान की ओर हो जाके वहाँ पर तबाही मच, इसको टाइफून कहते हैं ये हवा। तो ये कुछ आपको मैंने कुछ हवाओं के बारे में बताया, जो चक्रवाती हवाएं जो तूफान मचाती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी जो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, वो 60 से लेकर 65 डिग्री के अक्षांशों में पाए जाते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। वहाँ पर जो चक्रवात आता है वो बहुत कम चक्रवात आता है, उनकी गति बहुत धीरे रहती है, तो वहाँ ये तबाही नहीं मचती है। मतलब कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तो जो चक्रवात आता है उनसे ज़्यादा तबाही मचती है, और चक्रवात जो होता है वो तबाही का सूचक है, जो विनाश करता है, और प्रति चक्रवात जो है उस चक्रवात को शांत करता है। तो बेटा आप चक्रवात के बारे में आप समझ गए होंगे, और प्रति चक्रवात किसे कहते हैं।